हेलो डीएलएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। पॉलिटिकल साइंस में आज जो टॉपिक हम आपके सामने लेकर के आए हैं इसका नाम है सोवियत संघ का विघटन, कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन। तो छात्रों, सोवियत संघ का विभाजन जो है 1991 में हुआ था, 26 दिसंबर 1991। इस समय सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव, उन्होंने उनके समय में ये विघटन हुआ था और उन्होंने सोवियत संघ को विघटित घोषित करते हुए अपना त्यागपत्र दे दिया था। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के से पूर्व सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव थे और 1985 में इन्होंने अपना कार्यभार शुरू किया था, इन्होंने अपना पद ग्रहण किया था। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो सोवियत संघ का जो विभाजन इनके समय हुआ था उसकी प्रक्रिया बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। इसके बहुत सारे ऐतिहासिक और बुनियादी कारण हैं। 1917 में बोल्शेविक क्रांति ने सोवियत संघ नामक एक साम्यवादी राज्य को जन्म दिया था। इसी के साथ सोवियत संघ ने आरंभ में ही स्पष्ट कर दिया कि राजनीतिक व्यवस्था और साम्यवादी संगठन समाजवादी विचारधारा पर आश्रित होंगे तथा साम्यवादी मार्क्सवादी विश्व दर्शन ही राष्ट्रहित को परिभाषित करने का एकमात्र कसौटी होगा। यह स्वाभाविक था कि इस क्रांतिकारी साम्यवादी राज्य को पूंजीवादी पश्चिमी राज्यों ने अपना जन्मजात शत्रु समझा। तो इस प्रकार हम देखते हैं, अगर हम पृष्ठभूमि में जाएं तो 1917 में बोल्शेविक क्रांति के पश्चात सोवियत संघ नाम का एक साम्यवादी राज्य का जन्म हुआ था और कहीं ना कहीं इनकी जो विचारधारा है वो साम्यवादी और समाजवादी विचारधारा थी और इनका एकमात्र उद्देश्य जो था वो समाजवादी था। साम्यवादी तरीके से समाजवादी उद्देश्य इनका था और जो पूंजीवादी राष्ट्र थे इसके जन्म के साथ ही, क्योंकि इनकी विचारधारा साम्यवादी और समाजवादी थी, इसके साथ ही इसकी वजह से इनके जन्म के साथ ही जो पूंजीवादी पश्चिमी राज्य थे उन्होंने इसको, सोवियत संघ को, यानी कि अपना जन्मजात शत्रु समझा था। तो 1917 में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि सोवियत संघ का साम्यवादी राज्य के रूप में स्थापना हुई थी और 1920 एवं 30 के दशक में लेनिन की मृत्यु के बाद स्टालिन ने अपने को सर्वोच्च नेता के रूप में स्थापित किया था सोवियत संघ में और उस देश में साम्यवादी पार्टी की तानाशाही स्थापित हो गई थी। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सोवियत संघ की स्थापना एक साम्यवादी राज्य के रूप में हुई थी, लेकिन स्टालिन के शासन के फलस्वरूप वहाँ पर एक तानाशाही स्थापित हो चुकी थी और उन्होंने अपने विरोधियों का बर्बरता से उन्मूलन व दमन किया था। इस कारण सोवियत संघ की पहचान जनतंत्र का हनन करने वाले एक राज्य के रूप में होने लगी थी। आगे स्टालिन की मृत्यु के बाद खुश्चेव तथा ब्रेजनेव के शासन में भी तानाशाही प्रवृत्तियां मौजूद रहीं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस राज्य का गठन एक साम्यवादी राज्य के रूप में हुआ था वो कहीं ना कहीं वहाँ के जो शीर्षस्थ नेता रहे, जो तानाशाह के रूप में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया और उन्होंने अपने विरोधियों का दमन करना प्रारंभ कर दिया था। इस प्रकार से जो साम्यवादी नीति है कहीं ना कहीं उसका हनन होने लगा था। नागरिक स्वतंत्रता, प्रशासन, विदेश यात्रा आदि पर प्रतिबंध जारी रहे। एक तरीके से लोक भावना पर लोहे के पर्दे डाल दिए गए थे। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं लोक भावना का सोवियत संघ में हनन हो रहा था। रूस न केवल भौगोलिक दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा राज्य था बल्कि उसकी आबादी अद्भुत विविधता झलकाने वाली बहुराष्ट्रीय थी। रूसी जारों ने इस विस्तृत साम्राज्य को केंद्रीय प्रशासन के अधीन करने का कोई प्रयत्न नहीं किया, किंतु सोवियत साम्यवादी पार्टी ने केंद्रीकरण करने का प्रयास किया और यह जाति विविधता सोवियत संघ की राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए खतरा बनी रही। सोवियत साम्यवादी पार्टी इस उलझी गुत्थी का समाधान ढूंढने में असमर्थ रही। शीत युद्ध के वर्षों में पश्चिमी शक्तियों का दुष्प्रचार इस चुनौती का विस्फोटक बनता रहा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो साम्यवादी विचारधारा वहाँ पर कहीं ना कहीं क्षीण हो रही थी और वहाँ पर जातीय संघर्ष और विरोधी स्वर फूटने लगे थे और जो पश्चिमी देश हैं वो भी कहीं ना कहीं इसको उकसाने का प्रयास कर रहे थे और इसका दुष्प्रचार कर रहे थे सोवियत संघ की नीतियों का। सोवियत साम्राज्य ने जिन पूर्वी देशों को अपने प्रभाव में लाया था वो देश हैं हंगरी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया। ये सारे देश जो है वहाँ पर अपनी स्वाधीनता के लिए सोवियत संघ से
संघर्ष कर रहे थे, तो इनकी जो स्वाधीनता की जो ललक है वो भी सोवियत साम्राज्य के लिए एक चिंता का विषय बना रहा। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि उस समय अमेरिका जो है वो बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा था। उसकी आर्थिक और जो उसकी सैन्य शक्ति है वो भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी, और कहीं ना कहीं जो सोवियत साम्राज्य है, सोवियत संघ है, उसका वो अपना कंपटीशन अमेरिका से मानता था। तो इस प्रकार से अमेरिका के साथ परमाणु निर्मित अस्त्र शस्त्रों में बराबरी की महत्वाकांक्षा ने सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था पर कमर तोड़ बोझ डाल दिया था। कहीं ना कहीं अमेरिका से बराबरी करने के चक्कर में अमेरिका से जो है वो सैन्य शक्ति के से बराबरी करने के चक्कर में उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत कमज़ोर कर लिया था। राष्ट्रपति रीगन के समय घोषित स्टार वार्स परियोजना को प्रभावहीन बनाने के लिए सोवियत संघ को अपने रक्षा बजट में बेतहाशा वृद्धि करनी पड़ी थी। इसी समय अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने सैनिक हस्तक्षेप किया। इस हस्तक्षेप ने न केवल उस पर आर्थिक बोझ डाला बल्कि अलोकप्रिय भी बना दिया। तो इस प्रकार से सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया, और जिसके कारण उसे अलोकप्रिय बनना पड़ा दुनिया की नज़र में। इससे सोवियत संघ अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में बिल्कुल अकेला सा पड़ गया था। 11 मार्च 1985 को गोर्बाचेव ने सोवियत संघ का नेतृत्व ग्रहण किया, और इसी के साथ सोवियत साम्यवादी इतिहास का एक नया अध्याय शुरू हुआ। गोर्बाचेव ने रूस की आर्थिक दशा में सुधार हेतु तथा साम्यवाद को सकारात्मक दृष्टि से मजबूत बनाने के लिए अपनी विशिष्ट नीतियों की घोषणा की, जिसे उस्कोरोनी, पेरेस्ट्राइका और ग्लासनोस्त के नाम से जाना जाता था। अब हम बात करते हैं गोर्बाचेव की नीतियों का परिणाम। क्या परिणाम रहा गोर्बाचेव की नीतियों का, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन जो है वो गोर्बाचेव के समय ही हुआ था। सोवियत संघ के हर मोड़ पर परिवर्तन दिखाई देने लगा था। राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जा रहा था। देश में खुली बहस होने लगी। बहुदलीय चुनाव का नया अनुभव सोवियत जनता को प्राप्त होने लगा। सोवियत नागरिकों को विदेश यात्रा एवं नागरिक आव्रजनों की छूट मिलने लगी। विदेश नीति में परिवर्तन लाया गया और शीत युद्ध के स्थान पर तनाव शैथिल्य को महत्व दिया गया। सुधार कार्यक्रमों द्वारा सोवियत समाज को कठोर अनुशासन तथा लौ आवरण की नीति से मुक्ति मिली। तो इस प्रकार से गोर्बाचेव ने अपनी नीतियों से कहीं ना कहीं वहाँ पर एक लोगों के अधिकारों की रक्षा की। इस खुली बहस का सोवियत संघ में दुरुपयोग भी हुआ। लोग इसके माध्यम से गुटबाजी और संकीर्ण स्वार्थों की पूर्ति में लग गए। इस दौरान गणराज्यों ने अधिक स्वायत्तता की मांग रखी, जिनको मिलकर सोवियत संघ बना था। कुछ गणराज्य तो पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहते थे। जनतांत्रिक तत्वों तथा कट्टरपंथी साम्यवादियों के बीच रस्साकसी में प्रशासन निष्क्रिय हो गया था। अलगाववाद हिंसात्मक रूप से भड़क उठा। सोवियत संघ अराजकता की कगार पर पहुंच गया। अगस्त 1991 में कुछ कम्युनिस्ट नेताओं ने तख्तापलट का असफल प्रयास किया था। फलतः सोवियत संघ के विघटन की प्रक्रिया तेज हो गई थी और अंततः वह बिखर गया, और इस प्रकार से गोर्बाचेव ने अपना त्यागपत्र दे दिया था, जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, और सोवियत संघ के स्थान पर 15 स्वतंत्र गणराज्यों का दिसंबर 1991 में जन्म हुआ था। तो छात्रों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विभाजन हुआ था, और इसका जो इतिहास है वो काफ़ी प्राचीन रहा है। और ये प्रकरण जो है यहाँ पर आपका समाप्त होता है, कंप्लीट होता है, और हम अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।